अमित शाह जी कहते हैं कि सरकार हमारी आई झारखंड के अंदर में तो चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे। ठीक है जी, पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ से आपने कितने निकाल दिए ये तो बता दीजिए। एक आंकड़ा तो प्रस्तुत कर दीजिए। क्या घुसपैठ की समस्या सिर्फ झारखंड में ही है? और झारखंड जो कि बिल्कुल इंडिया के सेंटर में मौजूद है, जिसका कोई भी बॉर्डर कहीं भी किसी किस्म से भी इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं लगता। अब आप ये देखिए कि आपका सुरक्षा तंत्र जो है, आपका गोपनीय तंत्र कितना कमज़ोर है, कितना नाकाबिल है कि पहले तो वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में घुस गए और उसके बाद वो स्टेट बाय स्टेट क्रॉस करते हुए झारखंड तक जाके सेंटर में पहुँचे हैं और उसके बाद वहाँ पर वो जो है बस रहे हैं। तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? सबसे पहले तो कमी आपकी उजागर होती है ना। असल में घुसपैठिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक हवा खड़ा गया है घुसपैठिए घुसपैठिए। घुसपैठी हैं तो ढूंढो, उन्हें निकालो, कौन रोक रहा है आपको? पिछले 10 सालों से आप सत्ता में हो, 11वां साल भी आपका शुरुआत हो गई है, तीसरे टर्म की आपकी शुरुआत हो गई है। बॉर्डर से घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम तो नहीं है। राज्य सरकार तो पहचान कर सकती है, मांग कर सकती है कि ये लोग घुसपैठी हैं, उनको बाहर निकालिए, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनके सामने तो जो है ना कि घुसपैठी है, इनके लिए फिर राजनीतिक रोटी कौन सेक के देगा इनको? घुसपैठियों की बात करें तो पिछले साल हमारे यहाँ आई थी सीमा इधर, घुसपैठिया थी, क्या आपको उसने बाहर निकाल दिया? अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए उसे तो लगातार अभी तक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नोएडा में मजे से रह रही है वो, कितनी बड़ी घुसपैठी है। और अभी 2-3 महीने पहले आपने देखा जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आई है हमारी शेख हसीना वाजिद, उसको आपने घुसपैठी का दर्जा दिया? नहीं दिया, उसे तो बाकायदा वेलकम करा। वो हमारे वहाँ पे हिंदू नरसंहार के लिए जिम्मेदार, जिसके लिए कहते हैं हिंदू हिंदू 24 घंटे करते हैं, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, वो हिंदुओं को खतरे में डाल के और हिंदू देश में ही आ गई है। और मजे की बात ये थी कि हिंदू सरकार होने के बाद, हिंदूवादी सरकार होने के बाद, 24 घंटे हिंदू हिंदू करने के बाद सरकार होने के बाद उसी को हमारे देश में शरण दी गई है। जबकि 57 इस्लामिक कंट्री जो थी उन्होंने उसे मना कर दिया था कि हम इसे शरण नहीं देंगे। लेकिन ये हिंदू हिंदू का कितना बड़ा मखौल उड़ाया जाता है, कितनी शानदार सरकार है ना, 24 घंटे हिंदू हिंदू की रोटी खाने वाली, और हिंदुओं का ये ऐसी तैसी करती है। प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने ये कहा कि बेटियां छीन ले जाएंगे अगर इंडी सरकार आती है तो, और उनके द्वारा ये कहा जाना उचित है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देश अभी आप कहते हो, एक दिन सुबह आप नारा लगाते हो सबसे उठते पहले देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, हमारे देश की इज्जत बढ़ गई है, हमारे देश को हर जगह पूछा जाने लगा है, हमारे देश में सुशासन चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और शाम को आप बयान दे दोगे बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो भैया फिर सुरक्षित कैसे है देश हाथों में? कौन से हाथों में फिर देश सुरक्षित है? आप ही देश के सर्वे सर्वा, आप ही देश के कर्ता धर्ता, आप ही के पर आंतरिक जिम्मेदारी, आप ही के अंदर बाहरी जिम्मेदारी, हर तरह से जिम्मेदारी आपकी है सुरक्षा की। और फिर भी आप कह रहे हो, एक सुबह नारा लगा दिया देश सुरक्षित हाथों में, शाम को आप कह रहे हो कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां तो वास्तव में सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के आपने संजय महादिक का बयान सुना महाराष्ट्र में? उसने क्या कहा था? अगर लाडली बहन योजना की 2100 रुपये लेने वाली लड़कियां और महिलाएं अगर कांग्रेस की रैलियों में दिखती हैं तो उनके फोटो खींच के हमें भेजो, हम उनका सही से इंतजाम करेंगे। तो बेटियों को सुरक्षित करने का काम तो आप ही कर रहे हो। भाई आप सरकार हो, आपने एक योजना चलाई, सबके लिए चलाई, जैसा कि आपका दावा करा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। तो अब उसके बाद वोट देना ना देना तो अपनी मर्जी है। आपने योजना चलाई है, हमने तो नहीं कहा था चलाने के लिए। आपने कहा मैं हर बेटी को 2100 रुपये देंगे। अब वो बेटी 2100 रुपये लेने के बाद उसकी मर्जी है, चाहे वो महाविकास अघाड़ी को वोट दे, चाहे वो महायुति को वोट दे, चाहे वो एनसीपी को वोट दे, चाहे वो शिंदे साहब की पार्टी को वोट दे, किसी को भी वोट दे, उसकी मर्जी है। आप उसके ऊपर बदमाशी तो नहीं दिखा सकते। लेकिन साफ साफ इन्होंने कहा है, संजय महादिक का साफ बयान है, और उसके बयान का अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता ने खंडन नहीं करा है। तो बेटी उठाने वाले तो आप ही लोग हो। आपने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में धमकी दे दी, अगर ये 2100 रुपये लेने के बाद किसी कांग्रेस की रैली में नजर आती है, उनके फोटो खींच के भेजो, हम उनका सही से इंतजाम करेंगे। सीधी सी बात है। तो बेटी उठाने वाले कौन? आप ही सबसे पहले बेटी उठाने वाले। और बेटी उठाने की बात करी जाए तो पिछले 5 साल में आपका रिकॉर्ड मालूम है आपको? 48,000 बेटियां गायब हैं गुजरात से। गुजरात में सरकार पिछले 20 सालों से, 2002 के बाद से जब है, उससे पहले से भी बीजेपी की सरकार चली आ रही है। 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार चली आ रही है, और उसके बाद भी गुजरात का आज ये हाल है कि 48,000 बेटियां जो है लापता है। तो बेटियां कौन उठा रहा है? जब आपके राज्य में बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर भाई आप कहाँ से बेटी सुरक्षित करने का दावा करते हो? बताइए। मणिपुर की खबरें दबाई जा रही हैं, इंटरनेट बैन कर दिया है। इंटरनेट के थ्रू आजकल सबसे बड़ा खबरों का स्रोत इंटरनेट है। टेलीग्राम और ये सब चीज़ें तो बंद हो गई हैं। अब इंटरनेट के थ्रू वीडियोज़ आती थी, खबरें आती थी, इंटरनेट वहाँ पे बैन कर दिया है। और मणिपुर के हालात आप देख लीजिए, वहाँ पे जो इनकी सहयोगी पार्टी उसने समर्थन भी वापस ले लिया। हालांकि फिलहाल अभी सरकार अल्पमत नहीं आई है, अपने बलबूते सरकार में है, लेकिन बीजेपी की सरकार के अब जो मंत्री और एमएलए हैं जो खुद है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगे। हमले हो रहे हैं, हमले हुए हैं, उनके घरों को आग के हवाले करा गया। तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितना बड़ा वहाँ पे कांड चल रहा है। लेकिन हमारे महाराज, हमारे सर्वे सर्वा, हमारे परम मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं? नाइजीरिया में। नाइजीरिया जो ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा रैकेट, सबसे बड़ा देश माना जाता है, नाइजीरियन ड्रग्स वाले और नाइजीरियन ठग हमारे यहाँ इंडिया में कितने आपने देखा है कि कितने ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। तो क्यों वो नाइजीरिया में जाके वहाँ से वो ले रहे हैं, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं। वो अपने मणिपुर को नहीं देख रहे, उन्हें नाइजीरिया दिख रहा है। कितनी बढ़िया बात है भैया, कैसे सुरक्षित कर रहे हो देश को। क्योंकि समुदाय ने ये कहा कि अब उस पर ना उसको रिमूव किया जाए। जी जी। क्योंकि ये ना कभी भी आप किसी को भी
कर सकते हो, अरेस्ट गोली भी मार सकते उसमें हो। वही है, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। सेना को अगर लगता है कि ये आतंकवादी है, ये संदिग्ध है, तो उसे गोली मारने तक की भी उसे परमिशन है अफसा कानून में। तो उसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा करा गया है। हर चीज़ का जब कानून में आप किसी भी खुली छूट दे देते हो तो उसका दुरुपयोग होता ही है। जैसे आपने यूपी में भी देखा था बुलडोजर का कितना दुरुपयोग होता रहा, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके उन चीज़ों पर रोक लगाई है। तो अफसा कानून के लिए बात जो करी आ रही है, अब ठीक है, क्योंकि और मैत्री समुदाय का झगड़ा है आपस का, तो उसे सुलझाइए। उनके जो नेता हैं, उनके जो प्रतिनिधिमंडल हैं, जो आम जनता है, उसकी उसको बैठा के उनके बीच में संवाद स्थापित करिए। दोनों की जो परेशानी है उनको दूर करने का प्रयास तो सरकार ही करेगी ना, हम तो नहीं करेंगे। इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पा रहा? सोल्यूशन तो मिल जाएगा, सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो मिलेगा ना। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मणिपुर से आते हैं मात्र 2 सांसद, तो इसलिए इन्हें वहाँ से कोई फिक्र नहीं थी कि मणिपुर में हमारे सांसद जीते ना जीते, कोई दिक्कत नहीं। सरकार इनकी ऑलरेडी बनी पड़ी है। नॉर्थ ईस्ट है बिल्कुल 100 कॉर्नर में, वहाँ की खबरें दिल्ली तक आते आते हैं, वहाँ से छनते, अगर वहाँ पे 100 खबरें चलती हैं तो दिल्ली में आती हैं मात्र 2 खबरें। तो लोगों को लिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे आप जैसे लोग तो जो जागरूक लोग हैं वो तो इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। बाकी आम जनता में कोई मतलब नहीं है मणिपुर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मीडिया जो है, मेन मीडिया, आपने किसी भी उसका एंकर का कोई ट्वीट नहीं देखा होगा, कोई डिबेट नहीं देखी हुई, कोई इस पर शो नहीं देखा होगा। वो हल्ला बोल 9 PM आज तक वाले जो इतने दुनिया भर के शो करते हैं, कहीं पे कोई मणिपुर की डिबेट नहीं चलती। अखबार में आता है, आपको हमें पता चलता है, अदरवाइज इसके अलावा सूचना का कोई सूत्र है नहीं। अखबार डेली दंगे हो रहे हैं वहाँ पर। कल वो अखबार रद्दी हो जाता है, जनमन बात है, हर कोई जानता है। आज हमने अखबार पढ़ा, उठा के उसे डाल दिया रद्दी में, कल वो रद्दी हो जाएगा, उसके बारे में किसी को ध्यान नहीं रहता कि क्या नहीं था। टीवी मीडिया जो होता है वो लोगों के दिमाग में घुस के 2-4 दिन तक उथल पुथल मचाता है। जब आप एक ऑडियो विजुअल देखते हो तो वो चीज़ आपको असर करती है। पढ़ा लिखा आपको इतना असर नहीं करता, अखबार में आपने सरसरी तौर पर पढ़ा और फेंक दिया, बात खत्म होगी। लेकिन बस वो अब वो दिखा देते हैं, नहीं जी देखो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अभी 50 कंपनी और भेजी जाएंगी, अभी 40 कंपनी। भाई कब भेजोगे? 2 साल आज लगभग उसे पौने 2 साल होने आ रहे हैं। पिछले साल मई में शुरुआत हुई थी, मई से मई 1.5 साल से ऊपर हो गया। आज मणिपुर को जलते हुए लगातार जल रहा है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करती। क्यों? उनकी वोट नहीं है, खतरे में नहीं है, उनकी सीट खतरे में नहीं है। आगे अभी अगर मणिपुर से 10-20 सांसद होते तो इनको सीटें नहीं मिल रही होती, मणिपुर एक बड़ा प्रदेश होता, तो आज ये फौरन सारा कंसंट्रेट मणिपुर पे करके बैठे होते। क्या कहना चाहेंगे, झारखंड पर विपक्ष की पकड़ मजबूत है या नहीं है? बिल्कुल है जी। हकीकत तौर पे तो विपक्षी की पकड़ हर जगह मजबूत है, लेकिन तंत्र के तौर पे विपक्ष जो है हार मान जाता है। मीडिया जो सेल है इनका वो विपक्ष को हरा देता है, जो इनका केचुआ है वो विपक्ष को जो है हरा देता है। अदरवाइज जनता जनार्दन जो है वो तो इनका सफाया चाहती है। उसका सबसे बड़ा रूप आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा है। 303 सीटों पे जीते हुए थे, 240 सीटों पे आगे टिक गए, और 240 सीटों में भी 20 से ज़्यादा सीटों पे इनकी हेराफेरी सबके सामने आई है। कहीं 10,000 वोटों से जीते, कहीं 2,000 वोटों से जीते, कहीं 100 वोटों से जीते, इस तरह से। और वो भी कब जीते? जब काउंटिंग रोक दी गई और 2-2 घंटे बाद जाके दोबारा काउंटिंग शुरू करी, और उसके बाद उन्हें डिक्लेयर करके सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया गया। विपक्ष के जो है काउंटर जो करने वाले थे, पोलिंग एजेंट थे, उनको सबको भगा दिया गया। सबने देखा, खुलेआम नंगा नाच हुआ है। ईवीएम का कितना रहने वाला रोल जी? ईवीएम का? ईवीएम तो मुद्दा है ही है। अगर ये मैं तो साफ कहता हूँ जी, हमारे को शक है, आम जनता को शक है, विपक्षी पार्टियों को शक है, और बीजेपी को शक नहीं है कि ईवीएम सही है, केचुए को शक नहीं है। विपक्ष को करना क्या चाहिए? हाँ जी, विपक्ष को आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बिना आंदोलन खड़ा करें अभी जो चुनाव हो रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तो फिलहाल विपक्ष को कम से कम जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पहरेदारी बैठानी चाहिए। रातों रात ईवीएम बदल दी जाती हैं, पता भी नहीं चल पाता। ईवीएम बदल के चेंज हो गई, दूसरी ईवीएम आ गई, जैसे कि अभी हरियाणा चुनाव में हुआ था। 99% ईवीएम जो है चार्ज निकली काउंटिंग के दिन में। कैसे पॉसिबल है? किसी भी किस्म से पॉसिबल ही नहीं है। 3 दिन पहले उन्हीं ईवीएम में वोट डाले गए हैं, ईवीएम पूरे दिन चली हैं, और उसके बाद वो 2 दिन स्ट्रॉन्ग रूम में भी बंद रही हैं, और तीसरे दिन जब वो निकल रही हैं तो 99% चार्ज निकलनी है। कैसे नहीं हो सकता है? किसी किस्म से पॉसिबिलिटी है? किसी भी किस्म से पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो और 19 ये विधानसभा चुनाव उसमें से हुआ सीटों पे, और बाकी जगह पे जहाँ पे हेराफेरी नहीं, वहाँ की ईवीएम 35%, 30%, 25%, 40% निकली। ईवीएम तो एक ही कंपनी से बन के आ रही है, बेल से ही बन के आ रही है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से, BL से, वहाँ से आ रही है। तो सारी ईवीएम में सेम होनी चाहिए, बैटरी भी सब में सेम होनी चाहिए। लेकिन आधी ईवीएम जो 19% सीटों की 99% चार्ज मिल रही हैं, बाकी की 35 निकल रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो झोलझाल है ना। और एक दिन पहले का बयान आप याद करिए नायब सिंह सैनी साहब का, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम व्यवस्था कर चुके हैं। और अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो उनकी सारी व्यवस्थाएं ज़मीनी स्तर पर हुई दिखती हैं।